हेलो। आज की कहानी चरवाहे की औरत। इसे हेनरी लोसिन ने लिखा है और वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। हेनरी लोसिन की गिनती ऑस्ट्रेलिया के महानतम प्रारंभिक कथाकारों में होती है। उनकी रचनाओं में संघर्षशील ऑस्ट्रेलियन जनजीवन का सशक्त चित्रण हुआ है। उनकी माँ महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली लेखिका थी और पिता नॉर्वे के जहाजी जो सोने की तलाश में घर छोड़कर समुद्री यात्रा पर निकल गए थे। उनका बचपन घनघोर गरीबी और अभावों के बीच गुजरा। इस चयन के लिए ली गई लोसिन की कहानी चरवाहे की औरत का ऑस्ट्रेलियन साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो शायद हिंदी में प्रेमचंद की पूस की रात को दिया जाता है। इस कहानी को लिखते समय लोसिन की आयु सिर्फ 25 वर्ष की थी। चरवाहे की औरत। दो कमरों का घर गोल लट्ठों, तख्तों और पेड़ की छाल से गूंथी गई रस्सियों से बना है। फर्श की जगह अंदर चिरे हुए तख्ते बिछे हैं। घर के एक सिरे पर बना रसोई घर और उसके सामने बना बरामदा आकार में उस घर से भी कहीं बड़े हैं। चारों तरफ जहां तक नजर जाती है एक सार झाड़ियां फैली हैं। जमीन बिल्कुल सपाट है, उसमें कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं है। कहीं क्षितिज के पार दिखती पहाड़ियों की झलक तक नहीं। दूर तक फैली हुए एक सी बोनी झाड़ियां सड़े हुए जंगली बेरनुमा सेबों की है। नीचे न घास न किसी और पौधे का नामो निशान। संकरे लगभग सूखे घाटीनुमा मोड़ पर आहें भरते इक्का दुक्का सियोग के अपेक्षाकृत हरे पेड़ों को छोड़कर औने कोने तक यहाँ कोई चीज नहीं जिस पर नजर ठहर सके। सभ्यता के आखिरी अवशेष से भी 19 मील आगे मुख्य सड़क के किनारे खड़ा है यह झुग्गीनुमा घर। सभ्यता के आखिरी अवशेष से भी 19 मील आगे मुख्य सड़क के किनारे पर खड़ा है यह झुग्गीनुमा घर। इस जमीन के प्रारंभिक बाशिंदों में से एक वह चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ कहीं दूर भटक भटक रहा है। उसकी औरत और बच्चे यहाँ घर में अकेले हैं। चार मैले चीकट कुम्हलाए बच्चे घर के नजदीक खेल रहे हैं। अचानक उनमें से एक चिल्लाता है, सांप सांप, वहां सांप है माँ। एक मरियल धूप में झुलसी औरत रसोई घर से दौड़कर बाहर निकलती है। एक झटके के साथ छोटे बच्चे को जमीन से दबोचकर अपने बाएं कूल्हे पर टिकाती है और फिर हाथ में छड़ी पकड़ लेती है। कहाँ है? वहां लकड़ियों के ढेर में। सबसे बड़ा, जो 11 के आसपास का एक होशियार लड़का है, चीख कर बताता है, तुम वहीं रहना माँ, मैं अभी इस कमीने की चटनी बनाता हूँ। टॉमी, तू फौरन इधर आ वरना यह तुझे काट लेगा। तूने तूने सुना कि नहीं, फौरन इधर आ नासपिटे। बच्चा बहुत अनिच्छा से आता है। उसके हाथ में अपने आकार से कहीं बड़ा एक लठ पकड़ रखा है। फिर अचानक वह विजय भाव से चिल्लाता है, वह देखो, वह रहा, वहां घर के नीचे गया। वह लठ हवा में उठाकर दौड़ता है। इस सारी कार्रवाई के दौरान सबसे अधिक उत्तेजित होने वालों में एक बड़ा सा पीली आंखों वाला काला कुत्ता, जो आखिरकार अपनी जंजीर तोड़कर खोलने में सफल हो जाता है और बदहवासी में सांप की ओर लपकता है। लेकिन उसे जरा सी देर हो गई है। तख्तों के बीच की दरार पर उसकी थुथनी के टिकने से एक क्षण पहले ही सांप की पूंछ तख्तों के नीचे गायब हो चुकी होती है। लगभग उसी समय लड़के के लटका वार उस तख्ते पर पड़ता है जिससे कुत्ते की नाक बेतरह रगड़ खा जाती है। लेकिन इसकी तनिक भी परवाह किए बगैर वह कुत्ता, जिसका नाम एलिगेटर है, घर की पूरी नींव को उल्ट पुल्ट डालने पर आमदा हो जाता है। बड़ी मुश्किल के साथ उसे शांत कर फिर से बांध दिया जाता है। कुत्ते का वहां होना जरूरी है, वे किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहते। सभी बच्चों को एक झुंड में कुत्ते के पास खड़ा कर चरवाहे की बीवी सांप की टोह लेना शुरू करती है। सांप को लुभाने के लिए वह दो छोटी तश्तरियों में दूध डालकर घर की दीवार के पास रखती है। लेकिन 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी सांप बाहर नहीं निकलता। बाहर शाम ढलने वाली है और आसमान में तूफान के आसार दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को छत के नीचे ले जाना जरूरी है।
वह उन्हें घर के भीतर नहीं ले जा सकती, क्योंकि वहाँ सांप है जो किसी भी वक्त जमीन पर बिछे तख्तों के बीच से बाहर आ सकता है। जलाने वाली लकड़ियों को 2 हाथों से उठाकर रसोई घर में रखने के बाद वह बच्चों को वहां ले जाती है। रसोई घर में कच्चा फर्श है, बीच में एक तख्त नुमा टेबल है। वह चारों बच्चों को तख्त पर चढ़ा देती है, 2 बड़े लड़के और 2 लड़कियां जो अभी बहुत छोटी हैं। वह उन सबको खाना देती है और फिर अंधेरा होने से पहले घर में जाकर जल्दी से 2-3 तकिए और कुछ कपड़े खींच निकालती है। ऐसा करते हुए उसे लगता है कि अभी वह सांप उसके सामने आ जाएगा। रसोई घर में जाकर वह तख्त पर बच्चों को बिस्तर लगाती है और खुद रात भर पहरा देने के लिए नजदीक ही बैठ जाती है। उसकी आंखें तख्त से बनी रसोई घर और कमरों के बीच की दीवार पर टिकी हुई है। सांप से जूझने की तैयारी में उसने नजदीक ही तिपाई पर कच्चे बेंत से बना डंडा रख लिया है। साथ ही उसकी बुनाई की टोकरी और किसी पुराने पत्रिका का अंक है। कुत्ते को वह अपने साथ भीतर ले आई है। काफी प्रतिवाद के बाद टॉमी आखिरकार लेटता है, लेकिन उसकी जिद है कि वह सारी रात जागता रहेगा और सांप के दिखाई देते ही उस साले को कुचल डालेगा। उसकी माँ उसे डांटती है कि ऐसे मवालियों की तरह गाली नहीं दिया करते। टॉमी ने अपना डंडा चादर के नीचे अपने साथ रखा हुआ है। उसका छोटा भाई जैकी प्रतिवाद करता है, माँ, जैकी का यह डंडा मुझे चुभ रहा है, इससे कहो इसे यहाँ से हटाए। चुपचाप सो जा छुटके, तुझे सांप से कटवाना है। टॉमी की डांट सुनकर जैकी चुप हो जाता है। सांप ने काट लिया ना, कुछ देर बाद टॉमी कहता है, सांप ने काट लिया ना तो तू फूलकर लाल नीला हो जाएगा और तेरे अंदर से बदबू आने लगेगी, है ना माँ? चलो अब उसे डराना बंद करो और चुपचाप सो जाओ, वह कहती है। दोनों छोटी लड़कियां पहले ही सो चुकी हैं। जैकी रह रहकर शिकायत करता है कि वह बीच में दब रहा है। उसके लिए कुछ और जगह बनाई जाती है। फिर कुछ देर बाद टॉमी कहता है, माँ देखो बाहर पोज़म, छोटे ऑस्ट्रेलियन जानवर बाहर पोज़म बोल रहे हैं। मेरा मन करता है इन सालों की गर्दन मरोड़ डालूं। जैकी उनिंदी स्वर में प्रतिवाद करता है, क्यों, इन सालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखा, माँ कहती है, तुमने अपनी गाली गलौज की जबान जैकी को भी सिखा दी है। लेकिन जैकी के निरीह प्रतिवाद पर वह मुस्कुरा उठती है। इस बीच जैकी नींद में डूब चुका है। कुछ देर की खामोशी के बाद टॉमी सवाल करता है, माँ तुम्हें क्या लगता है वे इन साले कंगारुओं को भगा पाएंगे? हे भगवान, यह अब मुझे क्या मालूम बच्चे। अच्छा चल, बहुत हुआ, अब सो जा। सांप निकला तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। हाँ, सांप निकला तो तुम मुझे जगा दोगी? हाँ, जगा दूंगी। अब तू सो जा चुपचाप। आधी रात होने वाली है। बच्चे सब सो चुके हैं और बारी बारी से कभी सिलाई का काम करती है, कभी पत्रिका के पन्ने उल्टने लगती है। बीच बीच में वह अपनी निगाहें फर्श और दीवारों पर दौड़ा लेती है। जरा सी आवाज़ सुनाई देते ही उसका हाथ अपने डंडे की ओर चला जाता है। बाहर अंधड़ अंधड़ और तूफान गर्जना शुरू कर देता है। 2 दीवार के तख्तों के बीच से भीतर घुसती हुई हवा की जोर से मोमबत्ती बुझने बुझने को होती है। वह उसे तिपाई के पीछे ताक पर रखकर हवा से बचाने के लिए उसके चारों ओर अखबार का कागज बांध देती है। बिजली की हर कड़कड़ाहट के साथ तख्तों के बीच की दरारें चांदी की तरह चमकती हैं। फिर उसके बाद अंधड़ के साथ मूसलाधार बारिश गिरने लगती है। एलिगेटर अपनी निगाहें रसोई घर और कमरों के बीच की दीवार पर टिकाए फर्श पर लंबा लेटा हुआ है। इससे औरत को यकीन हो जाता है कि सांप वहीं कहीं है। तख्तों की दीवार के निचले हिस्से में कई बड़ी बड़ी फांकें हैं। ऐसा नहीं है कि वह डरपोक है, लेकिन पिछले कुछ समय की घटनाओं ने उसके आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया है। एक तो अभी हाल ही में उसके देवर के छोटे बेटे को सांप ने काटा और वह मर गया, और फिर पिछले 6 महीनों से उसके पति की कोई खबर नहीं है, जिससे अब उसे खासी चिंता होने लगी है। उसका पति पहले चरवाहा था, फिर उसके बाद मवेशियों के साथ वह इसी इलाके में बस गया था,
लेकिन 5 वर्ष पहले के सूखे ने उसे बर्बाद कर डाला। बचे कुचे मवेशियों को बेचकर उसे फिर से दर दर भटकने वाले चरवाहे का जामा पहनना पड़ा। अब लौटकर आने के बाद उसका इरादा अपने परिवार के साथ नज़दीक के किसी शहर में बस जाने का है। इस बीच उसका देवर, जिसका घर मुख्य सड़क पर कुछ आगे है, महीने में एक बार उनके लिए रसद पानी लेकर आता है। औरत के पास अब भी 2 गाय, एक घोड़ा और कुछ भेड़ें बची हुई हैं। उसका देवर बीच बीच में एक आध भेड़ को मारकर उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक मांस देता है और बाकी का मांस अपने लाए गए रसद पानी के मुआवजे के रूप में वसूल कर ले जाता है। उसे इस तरह अकेले छूटने की आदत है। एक बार तो वह 18 महीनों तक यहाँ अकेली थी। लड़कपन में वह तरह तरह के हवाई किले बनाया करती थी, लेकिन उसके सारे लड़कियाना मंसूबे और ख्वाब बहुत पहले ही टूटकर बिखर चुके हैं। अब सारा मनोरंजन और उत्साह उसे पत्रिकाओं में छपने वाली रंगीन तस्वीरों में ढूंढना पड़ता है। वह और उसका पति दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं। थोड़ा लापरवाह होने के बावजूद उसका पति बहुत अच्छा है। अगर उसके पास हैसियत होती तो वह उसे शहर ले जाकर किसी राजकुमारी की तरह रखता। उन्हें या कहना चाहिए कम से कम उसे अब अकेलापन ज़्यादा परेशान नहीं करता। अपने लंबे प्रवास के बीच पति को चाहे यह याद न रहता हो कि पीछे उसकी बीवी बच्चे हैं, लेकिन लौटने पर अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा बीवी के हाथ में देना वह कभी नहीं भूलता। पैसे होने पर एक बार वह रेलवे में डिब्बा लेकर उसे शहर की सैर भी करवा चुका है। एक वक्त उसके लिए उसने एक बग्घी भी खरीदी थी, लेकिन तंगी के दिनों में बाकी चीज़ों के साथ उसे बेच देना पड़ा। उसकी दोनों छोटी लड़कियां इस उजाड़ में ही पैदा हुई हैं। एक वक्त तो उसका पति इलाके के शराबी डॉक्टरों को ज़बरदस्ती पकड़कर लाने के लिए गया हुआ था और वह अकेली थी। ऊपर से बुखार के कारण उसे कमजोरी भी बहुत थी। वह मना रही थी कि ईश्वर उसकी मदद के लिए किसी को वहां भेज दे, और सचमुच वहां एक काला आदमी आया था, जिसने उसे देखने के बाद फौरन घाटी के उस पार से अपनी बूढ़ी माँ को बुला लेने का निर्णय ले लिया था। यहाँ अकेले रहते हुए ही उसका एक बच्चा चल बसा था। मरे हुए बच्चे को साथ लिए मदद की तलाश में तब उसने 19 मील का सफ़र घोड़े की पीठ पर तय किया था। अब रात का 1 बज चुका होगा। आग धीमी पड़ने लगी है। अपना सिर अपने दोनों अगले पंजों पर टिकाए एलिगेटर दीवार की ओर घूरता जा रहा है। देखने में वह बहुत सुंदर कुत्ता नहीं है। वह उसके पूरे शरीर पर जगह जगह जख्मों के निशान हैं, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उसे डर लगता हो। मच्छर से लेकर सांड तक का मुकाबला वह उतनी ही बहादुरी के साथ कर सकता है। दुनिया के सारे दूसरे कुत्तों से उसे नफरत है, और उस घर के दोस्तों या रिश्तेदारों का आना भी उसे सख्त नापसंद है। गनीमत है कि भूले भटके ही यहाँ कोई आता है। कभी कभी अजनबियों से भी उसकी दोस्ती हो जाती है, और हाँ, सांपों से उसकी जाती दुश्मनी है, और वह ना जाने कितने सांपों को मौत के घाट उतार चुका है। लेकिन दूसरे लड़ाकू कुत्तों की तरह किसी दिन सांप के काटने से मर जाना ही शायद उसकी नियति है। बीच बीच में औरत अपने हाथ का काम छोड़कर देखती है, सुनती है और सोचती है। उसकी सोच अपनी खुद की जिंदगी के बारे में होती है। इसके अलावा उसके पास सोचने के लिए और है भी क्या। बारिश के बाद घास फिर से उगाएगी। उसे याद है कि कैसे एक बार पति की अनुपस्थिति में उसने झाड़ियों में लगी आग का मुकाबला किया था। जलती हुई लंबी सूखी घास उनके पूरे वजूद को जला डालने को आमदा थी। उसने अपने पति की पुरानी पतलून पहनकर एक हरी डाल से आग का मुकाबला किया था। पति की पुरानी पतलून पहनकर एक हरी डाल से आग का मुकाबला किया था। तब उसका सारा चेहरा आग की कालिक से पुत गया था। फिर एक बार पति की अनुपस्थिति में ही पूरे इलाके में निरंतर बरसात से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया था। मूसलाधार बारिश में घंटों खड़े रहकर उसने घाटी पर बने बांध को बचाने के लिए फावड़े से पानी के निकालने के लिए रास्ता बनाया था।
मूसलाधार बारिश में घंटों खड़े रहकर अपनी घाटी पर बंधे बांध को बचाने के लिए फावड़े से पानी निकालने के लिए रास्ता बनाया था। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अगली सुबह बांध टूट गया था और उनकी बरसों की मेहनत पानी में बह गई थी। तब वह अपनी रुलाई रोक नहीं पाई थी। फिर एक बार जानवरों में प्लूरो निमोनिया की बीमारी फैली थी, तो वह अपने हाथों से उनकी खून भरी बलगम साफ करती रही थी। लेकिन फिर भी उसकी दो सबसे प्यारी गायें इस बीमारी को भेंट चढ़ गई थी और उसे वह दिन भी याद है जब एक पगलाए हुए सांड ने घर पर हमला बोल दिया था। उसने अपने हाथों से बारूद के कारतूस बनाकर उन्हें एक पुरानी बंदूक से भरा था और फिर दीवार के तख्तों के बीच बनी दरारों के भीतर से वह उन्हें सांड पर दागती रही थी। सुबह होने तक सांड मरा हुआ पाया गया था और उसकी चमड़ी की बिक्री से उसने $17.5 की कमाई की थी। वह उन कौवों और चीलों का भी मुकाबला करती है जिनकी नज़र उनकी मुर्गियों पर होती है। उन्हें भगाने का उसका तरीका भी अनूठा है। बच्चों के माँ कौवे चिल्लाते ही वह बाहर दौड़कर आती है और झाड़ू को बंदूक की तरह हाथ में लेकर कौवों पर निशाना साधती है। उसके मुंह में बुम की आवाज़ निकलते ही कौवे घबराकर उड़ जाते हैं। कौवे शातिर हैं, लेकिन औरत की चतुराई के आगे उनकी एक नहीं चलती। कभी कभार जब उसका सामना किसी मवाली या इस ओर रास्ता भूल गए किसी गुंडे बदमाश से पड़ता है तो उसकी जैसे जान ही निकल जाती है। संदेहास्पद दिखने वाला कोई भी अजनबी जब घर के मालिक के बारे में पूछता है तो उसे बताना नहीं भूलती कि उसका पति और 2 बड़े लड़के नीचे बांध पर काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते सामान का गट्ठर पीठ पर लादे डरावने चेहरे वाले एक मुसाफिर ने यह तय कर चुकने के बाद कि वहां आसपास कोई मर्द नहीं है, उसकी चौखट पर आकर कहा था कि वह बहुत भूखा है। जब उसने उसे खाना दिया था तो खा चुकने के बाद अपना बिस्तर पीठ से उठाकर उसने रात वहीं गुजारने का फरमान सुनाया था। तब उसने भीतर से एक छड़ी निकाली थी और कुत्ते की जंजीर खोलकर वह सीधे उससे मुखातिब हुई थी। अब तुम यहाँ से जाओ, उसने सख्त स्वर में आदेश दिया था। उसकी मुख मुद्रा और कुत्ते के तेवर देखकर वह मुसाफिर तुरंत वहां से चलता बना था। रात के सन्नाटे में अकेले सांप की पहरेदारी पर बैठे वह किसी भी ऐसे विशेष सुख को याद नहीं कर पाती जो उसे अपनी जिंदगी में नसीब हुआ हो। उसके लिए सभी दिन लगभग एक जैसे हैं। सिर्फ रविवार की दोपहर को वह कपड़े बदलती है, बच्चों को नहला धुलाकर संवारती है और फिर झाड़ियों के बीच बनी पगडंडियों पर अकेली सैर के लिए निकल जाती है। उसके आगे प्रेम में उसकी छोटी बच्ची होती है। हर रविवार वह अपने आप को और बच्चों को यूं तैयार करती है जैसे वो शहर घूमने के लिए जाने वाले हों। लेकिन झाड़ियों की उस एकाकी सैर के दौरान न तो कुछ देखने को होता है न किसी से मिलना होता है। अगर इस एकसार इलाके की जानकारी न हो तो 20 मील तक लगातार चलने के बाद भी किसी खास जगह या मोड़ की शिनाख्त करना मुश्किल होगा। हर जगह एक जैसी बौनी झाड़ियों का अंतहीन नज़ारा किसी को भी पागल बना देने के लिए काफ़ी होगा, लेकिन उसे इस अकेलेपन की आदत पड़ चुकी है। हर जगह एक जैसी बौनी झाड़ियों का अंतहीन नज़ारा किसी को भी पागल बना देने के लिए काफ़ी होगा, लेकिन उसे इस अकेलेपन की आदत पड़ चुकी है। नई नवेली दुल्हन के रूप में उसने इस जिंदगी से बेइंतहा नफरत की थी, लेकिन अब वह इसकी इस कदर अभ्यस्त हो चुकी है कि किसी और तरह की जिंदगी से शायद उसे उलझन होने लगे। जब उसका पति लौटता है तो उसे खुशी महसूस होती है, लेकिन वह न इसका इजहार करती है न भावातिरेक में डूबती है। सिर्फ खाने में वह कोई अच्छी चीज़ बनाती है और बच्चों को सजा संवार कर नए कपड़े पहनाती है। शायद वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट है। अपने बच्चों को वह बेहद प्यार करती है, लेकिन उसे कभी अपने इस प्यार को व्यक्त करने का मौका नहीं मिला। अक्सर वह उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आती है।
शायद यह माहौल ही ऐसा है कि इसमें स्त्री योचित कोमलता के इजहार की कोई गुंजाइश नहीं है। अब रात का तीसरा पहर बीतने को होगा, लेकिन उसकी घड़ी कमरे में छूट गई है। मोमबत्ती भी तकरीबन बुझने लगी है। उसे याद ही नहीं रहा कि उनकी मोमबत्तियां खत्म हो गई हैं। आग के जलते रहने के लिए कुछ और लकड़ियों की ज़रूरत होगी। कुत्ते को अंदर बंद कर वह बाहर लकड़ियां लेने के लिए आती है। बरसात अब थम चुकी है, लेकिन एक लकड़ी लेने के लिए जब वह उसे ढेर से खींचती है तो सारा ढेर भर भरा कर ढह जाता है। कल उसने एक राह चलते छूटे मजदूर से लकड़ियां लाकर इकट्ठी करने के लिए कहा था। जब काम कर रहा था तो वह अपनी गाय को ढूंढने निकल गई थी। कोई 1 घंटे बाद जब वह लौटी थी तो मजदूर ने चिमनी के पास लकड़ियों का एक खूब बड़ा सा ढेर सजा दिया था। इतने कम समय में इतनी लकड़ियां उसने ताज्जुब किया था। मजदूर की ईमानदार मेहनत से खुश होकर उसने उसे तंबाकू की एक अतिरिक्त पुड़िया इनाम में दी थी। साथ ही उसकी तारीफ भी की थी कि वह दूसरे मजदूरों की तरह आलसी नहीं है। मजदूर ने उसे धन्यवाद दिया था और छाती फुलाए वहां से चला गया था। बेशक वह मजदूरों के बीच एक शहंशाह रहा होगा, लेकिन सावधानी से सजाया गया उसका लकड़ियों का ढेर अंदर से बिल्कुल खोखला था। ठगे जाने के एहसास से उसकी आंखों में आंसू उमड़ जाते हैं और वह कमरे में लौटकर फिर से टेबल के पास बैठ जाती है। रुमाल से वह अपनी आंखें पोंछने की कोशिश करती है तो उसकी उंगलियां उसकी आंखों में गड़ जाती हैं। वह देखती है कि उसके रुमाल में कई छेद हैं। उसकी उंगलियां उन छेदों के भीतर से निकलकर उसकी आंखों को छू रही है। वह हंसने लगती है और उसकी इस अचानक हंसी से कुत्ता चौंक जाता है। छोटी छोटी मूर्खताएं कभी कभी उसे बेतरह हंसा जाती हैं। एक बार उदासी के मारे जब उसका मन फूट फूट कर रोने को हुआ था तो अचानक उसकी बिल्ली उसके नज़दीक आकर अपना शरीर उसके बालों पर रगड़ने लगी थी, गोया कि उसे भी रोना आ रहा हो। तब उसके सामने हंसने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया था। अब सुबह होने में बहुत देर नहीं है। जलती हुई आग की वजह से कमरे में बेतरह घुटन और गर्मी है। एलिगेटर अब भी रह रहकर दीवार की ओर देखने लगता है। अचानक वह काफ़ी उत्तेजित होकर दीवार के बिल्कुल करीब सरक आता है। उसके पीठ के बाल खड़े होने लगते हैं और उसकी चमकती हुई आंखें कुछ अतिरिक्त चौकन्नी हो जाती हैं। वह जान जाती है कि इसका क्या मतलब है और इसका हाथ खुद ब खुद नज़दीक ही रखी छड़ी की ओर चला जाता है। बीच की दीवार के इस तख्ते में नीचे की ओर दोनों तरफ एक बड़ी सी फांक है। उसके भीतर अचानक 2 मनकों जैसी चमकदार छोटी छोटी आंखों का जोड़ा दिखाई देता है। बिल्कुल काले रंग का सांप धीरे धीरे लगभग 1 फुट बाहर निकलकर आता है और अपना सिर ऊपर नीचे हिलाता है। कुत्ता चुपचाप बिना हिले डुले लेटा है और वह भी मंत्र विधि सी बैठी देखती चली जाती है। फिर वह धीरे धीरे अपनी छड़ी हवा में उठाती है, जिससे सांप शायद खतरे की टोह पाकर तख्ते के दूसरे छेद में अपना सिर घुसाकर जल्दी से वापस लौट जाना चाहता है। इसी क्षण एलिगेटर झपटता है, लेकिन सांप का सिर तख्ते की फांक के भीतर जा चुका है और उसके पीछे पीछे उसकी पूंछ बाहर निकलती है। तो एलिगेटर फिर से झपटता है और इस बार पूंछ का एक हिस्सा उसकी पकड़ में आ जाता है। वह उसे कोई 1.5 फुट बाहर खींच निकालता है। धम धम औरत का डंडा बरसता है। एलिगेटर कुछ और खींचता है तो पूरा सांप बाहर आ जाता है और वह पूरे 5 फुट लंबा काला धामन है। वह इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ते ने उससे गर्दन के करीब ही जकड़ लिया है। भारी भरकम होते हुए भी एलिगेटर बहुत फुर्तीला है। मुंह में दबोचे सांप को वह इस वहशत के साथ झंझोड़ता है जैसे उस नस्ल से उसका कोई पुश्तैनी बैर हो। इस शोर के बीच बड़ा बेटा जाग जाता है और अपना डंडा हाथ में लेकर बिस्तर से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसे झिड़ककर वहीं रोक देती है। धम
धम, सांप की कमर कई जगह से चकनाचूर हो चुकी है। धम धम, उसका सिर कुचल दिया जाता है और उसके साथ ही कुत्ते की थुतनी फिर से खरोंची जाती है। शत विशत सांप के शरीर को वह अपनी छड़ी से उठाती है, फिर उसे आग के पास ले जाकर एक झटके के साथ भीतर झोंक देती है। कुछ और लकड़ियां डालकर वह चुपचाप सांप का जलना देखती जाती है। लड़का और वह कुत्ता भी उसकी तरह एकटक आग को देख रहे हैं। वह अपना एक हाथ कुत्ते के सिर पर रखती है तो उसकी पीली आंखों की सारी वहशत भरी चिंगारियां जैसे बुझकर शांत हो जाती हैं। तख्त पर छोटे बच्चे कुनमुनाते हैं और जरा सा थपकाए जाने पर नींद में फिर से डूब जाते हैं। मैली टांगों वाला बड़ा लड़का कुछ क्षणों के लिए आग की ओर देखना जारी रखता है, फिर माँ की ओर पलटता है। माँ की आंखों में आंसू भर आए हैं। लड़का आवेग में अपनी दोनों बाहें माँ के गर्दन के गिर्द डालकर गाली देते हुए कहता है, तुम्हारी कसम माँ, मैं कभी कभी भी भेड़े चराने के लिए जाऊं तो कहना। वह अपने बेटे को सीने से लगाकर उसका मुंह चूम लेती है। फिर कुछ देर तक वे उसी तरह एक दूसरे में गूंथे बैठे बैठे रहते हैं। बाहर झाड़ियों पर अब सुबह की पहली रोशनी फूटने को है। थैंक यू सो मच।